नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। कुछ काम होने के कारण आप लोग के साथ हम नहीं जुड़ पाते थे, लेकिन आज से आप लोग को हम रेगुलर क्लास लेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी इम्पोर्टेंट आप लोग को बोर्ड स्पेशल है वो अभी करवाएंगे। धीरे धीरे आप लोग को पूरे स्ट्रॉन्ग फीलिंग करवा देंगे दोस्तों। आपका सुपर एग्जाम जाएगा। वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं। अब जो है हम लोग का जो है ये टारगेट है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को मिक्स करके जो इम्पोर्टेंट है उसे करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम सिंटअप एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन करके आपको दे रहे हैं, और उसे ध्यान से देखें। बहुत सारे वीडियो आप लोग को ऐसे यूट्यूब पर अवेलेबल होगा जो कि आपको इसका आंसर अवेलेबल होगा। लेकिन दोस्तों विश्वास कीजिए, बहुत सारे वीडियोज आप चेक कीजिएगा, उसे बुक से मिलाइएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है गलत बताया गया है, आप उसे ध्यान से देखें। ये जो ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहे हैं ये 100% 100% सभी ऑब्जेक्टिव सही है। आप इसे तैयारी करें और हो सके तो इसे याद करने की कोशिश करें। दोस्तों स्वागत है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि यदि माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू ए बी से दर्शाया जाए तो अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। दोस्तों यदि माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू ए बी से दर्शाया जाए तो अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, और आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों चार ऑप्शन में कौन सही होगा, आप लोग को बहुत सारे स्थान पर आपको ये वीडियो मिला होगा। कहीं कहीं पर आप लोग को ए ऑप्शन दे दिया है, कहीं कहीं पर सी दे दिया है, हम मैच किए हैं। लेकिन इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा आपको बी सही इसका जवाब है दोस्तों। इसलिए इसका, क्योंकि आपको देखिए दिमाग में ये रखना है, जो आगे में रहेगा, जैसे ए आगे में है तो वो बटे में होगा, जो पीछे में है वो ऊपर होगा। जैसे अगर हम कह देंगे कि म्यू 1 और 2 है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे μ2 बाय μ1। समझ में आया बात दोस्तों, μ2 बाय μ1 लिखेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप बात कीजिएगा इस स्थान पर कि म्यू ए बी का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो जो आगे है वो नीचे होगा और जो पीछे है वो ऊपर होगा। ठीक है, यानी म्यू बी बाय म्यू ए होगा। ठीक, इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 100% करेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं दोस्तों। ध्यान से देखना है और इसे आप लोग हो सके तो याद कर लीजिएगा। अपवर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में अपवर्तनांक म्यू एल का एक लेंस रखा हुआ है। लेंस पर समांतर किरण पुंज आपतित होने पर निर्गत किरण पुंज भी समांतर रहता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो म्यू एम और म्यू एल में क्या सही संबंध है दोस्तों। इसमें देखिए जो किरण आपतित हो रहा है सेम वही आपको निर्गत भी हो रहा है। सॉरी, जो किरण आपतित हो रहा है वही आपको निर्गत हो रहा है, यानी जो मीडियम आपको बाहर का है वही आपको अंदर का है, यानी सेम मीडियम है। म्यू एम बराबर म्यू एल, यानी इसका अपवर्तनांक जो है म्यू एम बराबर म्यू एल होगा। तब ऐसा होगा कि जो किरण आपतित होता है सेम निर्गत वैसा ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। 70 ऑब्जेक्टिव, और ये जानकारी आप लोग को बता देते हैं कि फाइनल एग्जाम में भी आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। ठीक है, ये सेंटअप एग्जाम से ये क्लियर हो जाता है कि आप लोग को दोगुना क्वेश्चन पूछेगा और बनाना उसमें है आधा ही क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। एक माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, इसका संगत क्रांतिक कोण होगा। दोस्तों क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 1 बाय साइन सी। 1 बाय क्या होता है दोस्तों, साइन सी।
और यहाँ पर आपको दिया हुआ है म्यू का मान, यानी म्यू आपको है √2। तो अगर हम √2 यहाँ बिठा के सॉल्व करते हैं तो 1/sin c बराबर √2, या sin c लिखेंगे तो 1/√2, या c बराबर 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही जवाब जो है 3 का वो होगा बी नंबर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 3 का सही जवाब होगा बी नंबर 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना है और हो सके तो आप याद कर लीजिएगा, ऐसे समझ जाइएगा तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, कोशिश करना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत सारे हम यूट्यूब पर वीडियो को देखे हैं, इसमें बहुत सारे का ऑब्जेक्टिव जो है इसका सही जो है ठीक नहीं लगा है, बहुत सारा जो है वो गलत बता दिया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए यहाँ अभिदृश्यक पूछा जा रहा है। अभिदृश्यक वैसा लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है, और नेत्रिका वैसा लेंस होता है जो आंख की ओर होता है। आप चित्र देखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक और बड़ा बनाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को बताया गया होगा आभासी और बड़ा। दोस्तों अगर ये पूछते हम कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बनाता है जो कि आभासी और बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब का बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा वो होगा वास्तविक और बड़ा। ठीक है दोस्तों, अगर यही बात यहाँ अभिदृश्यक नहीं देता, कह देता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तब ये सही जवाब होता सी, यानी आभासी और बड़ा। लेकिन यहाँ पर अभिदृश्यक दे दिया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा वास्तविक और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। बहुत सारे वीडियो में ये गलती बताया गया है, लेकिन ये सही जवाब जो बताए हम वो सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, पठांतर बराबर 2π/λ गुना कलांतर, और कलांतर बराबर 2π/λ गुना पठांतर, कलांतर, ऐसे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएं। और दोस्तों इसमें भी आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे वीडियोज में ये भी गलती बताया गया है। दोस्तों आप जो है अशुद्ध पढ़िएगा, अशुद्ध याद कीजिएगा तो कोई तैयारी करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप जरूर अच्छे वीडियो को देखें, अच्छे टीचर को देखें, ताकि आपको नॉलेज हो सके। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है बी, कलांतर बराबर होता है 2π/λ गुना पठांतर। ठीक है, आप इसे दिमाग में रखिएगा। और बहुत सारे वीडियो में बता दिया है सी सब जवाब सही है, जबकि ए सी जो है वो गलत है, 100% गलत है। कलांतर बराबर होता है 2π/λ गुना पठांतर। ठीक है दोस्तों, 5 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों। गोलाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति कैसी होती है? दोस्तों गोलाकार तरंगाग्र जो है वो कैसे उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब होगा बिंदु स्रोत। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है बिंदु स्रोत। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में कौन देता है? दोस्तों प्रकाश का रंग का जो निर्धारण है वो कौन करता है, आप बताएं। दोस्तों प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में कौन देता है? दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, और आप लोग को बता देते हैं प्रकाश के रंग की जानकारी जो है वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों देता है। दोस्तों यहाँ पर सी और डी सही जवाब है कि प्रकाश की रंग की जानकारी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों जो है वो निर्धारण करता है, इसलिए इसका सही जवाब सी और डी दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसा कर दिया है, ऐसा एरर क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है प्रकाश के रंग की जो है जानकारी वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों देता है। ठीक है दोस्तों, इसका सी और डी सही जवाब होगा, क्योंकि न्यू बराबर होता है c/λ, न्यू होता है आवृत्ति, न्यू बराबर होता है c/λ, यानी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों पर डिपेंड करता है प्रकाश का रंग। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण से आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, ऐसे रट्टूमल जैसे कीजिएगा तो बड़ा परेशानी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसे देखें। और क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा
आपको जो है यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, फुर्ती के साथ बताएं उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है दोस्तों, और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी FA और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी FW के बीच कौन सा संबंध सही है। और यहाँ पर आपको म्यू जी यानी ग्लास का अपवर्तनांक दे दिया है 3/2 और म्यू डब्ल्यू यानी वाटर का अपवर्तनांक दे दिया है 4/3। दोस्तों जानकारी के लिए बताते हैं कि अगर आप कभी भी लेंस को पानी में डुबाते हैं तो पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी जो है 4 गुना हो जाता है, और आप इसे लेंस मेकअप फॉर्मूला से तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 घटा 1/r2 से आप इसको तोड़ सकते हैं, और आपको प्रूफ हो जाएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों विशेष जानकारी के लिए इसको जो हम डील करके बता देंगे, ठीक है। तत्कालिक आपको बता देते हैं कि अगर आप पानी में कभी भी उत्तल लेंस या अवतल लेंस को डुबाइएगा तो उसका जो है फोकस दूरी 4 गुना हो जाएगा हवा के कंपेयर में, ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब जो है वो सी होगा, यानी FW 4FA। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से माध्यम का अपवर्तनांक जो है दोस्तों वो घट जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा घटता है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं दोस्तों, फुर्ती के साथ खत्म करते हैं। 70 क्वेश्चन है, विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या होगा दोस्तों। विभव प्रवणता का SI मात्रक 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब जो होगा वो है वोल्ट मीटर पावर -1। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश कैपिटल Q माइनस स्मॉल q के लिए SI मात्रक में विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में कौन सही होगा। दोस्तों विद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय से फाइबर होता है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कुल आवेश आपको है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, अब बटे में एप्सिलॉन नॉट दे दीजिए, यानी इसका सही जवाब होगा 12 का ये, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E में रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण वेक्टर टॉ के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। दोस्तों इसका सही जो संबंध है वो है वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, यानी PE साइन थीटा हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब 13 का ए होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं दोस्तों, एक संधारित्र में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, और 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हाफ CV², ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, तेजी से खत्म करते हैं इसको। निर्वात के लिए प्राविद्युत स्थिरांक होता है। दोस्तों हवा के लिए जो होता है, निर्वात के लिए प्राविद्युत स्थिरांक का मान क्या होता है, आप इसे ध्यान से देखें। इसका सही जवाब जो है वो है आपको 1। निर्वात और हवा दोनों के लिए 1 ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं दोस्तों, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, ओम के नियम के सदिश निरूपण होता है। देखिए दोस्तों ओम के नियम का सदिश निरूपण होता है आपको वेक्टर J बराबर सिग्मा वेक्टर E, ठीक है दोस्तों। वेक्टर J हुआ धारा घनत्व, और सिग्मा हम लोग बोलते हैं आपको चालकत्व को, ठीक है। प्रतिरोधकता को चालकता को बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं चालकता को। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है वो चालकता कहलाता है। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, यहाँ पर सिग्मा होगा 1/ρ, ठीक है। और ई जो हुआ वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। ओम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो वो वेक्टर J बराबर सिग्मा वेक्टर E होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड क्या होता है। दोस्तों इसमें एक सेंटेंस होता है, BB राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो BB राय BBROY, तो आपको 5 लेटर आता है, BBROY 5 लेटर आता है, तो एक घटा करके आपको बोल देना है, तो यानी इसका जो है सही जवाब होगा कार्बन प्रतिरोध जो है पीले रंग का 4 होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कैसा होता है। इस धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति जो होता है वो ड्रिफ्टिंग होता है, और यहाँ पर ड्रिफ्टिंग दिया नहीं गया है, और इसमें आपको जो है 4 ऑप्शन है, चारों जो है देखिए इसका इंग्लिश में देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एवरेज, डी एक्सेलरेटेड, यानी इसका जो है ड्रिफ्टिंग होता है, टकराता है। इसका सही जवाब जो होगा वो आपको होगा डी अवमंडित, ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा डी। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कैसा होता है, अवमंडित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 आते हैं,
प्रतिबाधा निरूपित करता है। दोस्तों प्रतिबाधा किसको निरूपित करता है? तो दोस्तों प्रतिबाधा जो है वो प्रतिरोध को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, श्रेणी क्रमित LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? फटाफट हम आप टिक लगाते जाते हैं। इसका सही जवाब जो होगा वो बी होगा। ठीक है, R/√R² प्लस ω² L²। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं, दिए गए चित्र में धारा I का मान निकालना है। ये आपको किरचॉफ के प्रथम नियम से बनेगा। किरचॉफ प्रथम नियम है आने वाले धारा का कुल योग बराबर जाने वाले धारा का कुल योग, यानी इस बिंदु पर जो धारा आता है उसका कुल योग जो है आने वाले धारा कुल योग बराबर जाने वाले धारा कुल योग के बराबर होगा। यहाँ देखिए 4 और 8 आता है, 8 से 12 बराबर जा कौन रहा है? तो 10 और I, तो 10 जोड़ I। ठीक है दोस्तों। तब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो I बराबर हो जाएगा 12 में से 10 गया 2, यानी I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 2 एम्पियर, यानी इसका सही जवाब सी होगा। 22 खत्म। 23 नंबर आते हैं दोस्तों, एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ए नंबर, B बराबर μ0I/2πr। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं दोस्तों, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है वो आपको अनंत होता है दोस्तों, और यही बात एमीटर रहता तो उसका शून्य होता है। 25 नंबर आइए, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्तित धारा का कौन मान मापा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा मूल औसत वर्ग मान। 26 नंबर आइए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा W बराबर MB × 1 - cos थीटा। ये थीटा है दोस्तों, जीरो नहीं समझिएगा, W बराबर MB × 1 - cos थीटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, इसका SI मात्रक वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? ये इसका सही जवाब है 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होता है? तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है 2:1। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा एकल चुंबकीय ध्रुव। चुंबक एक ध्रुव उसका संभव नहीं होता है, एकल चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं, फोटोन की ऊर्जा होती है। दोस्तों फोटोन की ऊर्जा होता है hν। फोटोन ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? hν। इसका सही जवाब डी हुआ। 32 नंबर, तेजी से खींच दीजिए, निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता? देखिए दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किस पर आवेश नहीं होता? फोटोन कण जो है उस पर आवेश नहीं होता, क्योंकि फोटोन जो है वो प्रकाश का कण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आइए, निम्नलिखित में कौन तरंग संख्या के बराबर होता है? दोस्तों तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम जो है वो तरंग संख्या को व्यक्त करता है, यानी इसका सही जवाब होगा 1/λ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 34, एक परमाणु यूरेनियम 38-235 में न्यूट्रॉन कुल संख्या क्या होगा? दोस्तों न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दीजिए, 235 में 38 घटाइएगा तो वो आपको आ जाएगा 235 घटा 38 आप कर दीजिए, आपको आ जाएगा 197। 197, यानी इसका सही जवाब होगा ए। 35 नंबर आइए दोस्तों, मूल लॉजिक गेट क्या है? इससे पहले भी बहुत सारे हम वीडियो दे चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, आप उसे देखिएगा तो उम्मीद है कि आपका फाइनल में सुपर जाएगा एग्जाम, उससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। एक 100 का ऑब्जेक्टिव का सेट दिए हैं दोस्तों, आप उसे देखें। मूल लॉजिक गेट क्या होता है? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। देखिए जो बताए हम उसमें ऑब्जेक्टिव उसी से देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 1+1 का बाइनरी योग क्या होता है? जैसे देखिए 1+1 का योग ऐसे जनरली होता है 2 और 2 को बाइनरी में बदलेंगे तो देखिए कैसे बदला जाता है, 2 से खिलाएंगे 2 का 2, शेष आया 0 और नीचे से लिखा जाता है 1 0। इसका सही जवाब होगा 1 0, यानी इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो गया? बी। 1+1 का बाइनरी योग क्या होगा? 1 0। लॉजिक संकेत जो है ये जो दिया हुआ है किसका है? तो देखिए आगे हम जो है ये देख रहे हैं, ये झुमका पहना हुआ है तो ये आपको हो गया, आज सुंदर लगता है देखने में, तो सुंदर लगता है तो ये एंड गेट हो गया, और एंड गेट के लिए ये हो गया ए बी का अपोजिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं दोस्तों, एक मूल कण निम्नलिखित में कौन नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। मूल कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इसमें अल्फा कण जो है वो मूल कण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 आते हैं दोस्तों,
विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल समान होती है। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल समान होती है सभी तरंगदैर्ध्य के लिए, सभी माध्यम में, सभी तीव्रता के लिए, सभी आवृत्ति के लिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सभी तीव्रता के लिए। सभी तीव्रता के लिए जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल समान होती है। याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। 40 नंबर आइए, बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम का अधिकतम फ्रीक्वेंसी है एफ मैक्स और स्पेक्ट्रम की न्यूनतम फ्रीक्वेंसी है एफ मीन के बीच संबंध क्या है? दोस्तों बैंड की चौड़ाई के लिए होता है फॉर्मूला एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो घटा देंगे वो होता है बैंड की चौड़ाई। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी निम्नलिखित में कौन होगा? तो प्रकाशीय तंतु जो है दोस्तों वो आप लोग जानते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत कार्य करता है, यानी इसका सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं दोस्तों, 0.15 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? देखिए ये आपको डेसिमल रूप में दिया हुआ है और इसको बाइनरी रूप में बदलिएगा तो 15 का बाइनरी रूप होता है 4 को 1 बेस में 2। ठीक है, बाइनरी रूप बदलने बता रहे हैं, आप इसे प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं, 1 नैनोकूलम बराबर कितना होता है? दोस्तों 1 नैनोकूलम होता है 10 के पावर -9 कूलम, यानी इसका सही जवाब होगा बी। आवेश का रेखिक घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर या कूलम मीटर पावर -1। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं, एक आवेशित चालक के सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण क्या आता है? दोस्तों विद्युत बल रेखा जो होता है या विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वो सदैव सतह के लंबवत होता है, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं, चालक की धारिता और उसके क्षेत्रफल के बीच संबंध क्या है? दोस्तों चालक की धारिता जो होता है C बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर A/D होता है, A/D होता है, यानी धारिता जो है वो क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती होता है। 46 का ये होगा। आर त्रिज्या गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? दोस्तों आर त्रिज्या गोलीय चालक की धारिता होता है C बराबर 4πε0r। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? तो समांतर क्रम संयोजन में दोस्तों विभवांतर जो है सभी के लिए समान होती है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होती है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होती है, याद रखना है। 49 नंबर आइए, व्यतिक्रम फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही जवाब होगा बीटा और लैम्डा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा होता है तरंगदैर्ध्य, कैपिटल डी होता है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, और स्मॉल डी होता है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, पढ़े हैं आप लोग, ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आइए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम में मध्यमा निरूपित क्या करता है? मध्यमा जो होता है वो उंगली क्या निरूपित करता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रेरित धारा की दिशा निरूपित करता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में मध्यमा जो है वो प्रेरित धारा की दिशा व्यक्त करता है। 52 नंबर क्वेश्चन आइए, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? दोस्तों प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है वो प्रेरक का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात करते हैं, और एक्सल बराबर होता है उसका सही जवाब ओमेगा एल। क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं, प्रत्यावर्तित धारा परिपथ में शक्ति होता है, तो औसत शक्ति जो होता है उसका सही जवाब है पी एवरेज पावर जो होता है, एवरेज पावर वो होता है ERMS गुना IRMS cos φ। इसमें cos φ जो होता है वो शक्ति गुणांक होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं, निम्नलिखित में किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय होता है? दोस्तों ताम्र क्षय, तांबा में क्षय जो होता है वो होता है आपको ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय। जल होता है दोस्तों, जल H2O कैसा होता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। जल क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 56 नंबर आइए, एक्स किरण के लिए तरंगदैर्ध्य का परास क्या होता है? एक्स किरण के लिए तरंगदैर्ध्य का परास जो है वो 10 का पावर -11 मीटर से 10 का पावर -7 मीटर तक होता है। दिमाग में रखना है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.31।
खगोलीय दूरदर्शक के समान समायोजन में नली की लंबाई क्या होती है? तो खगोलीय दूरदर्शी में समान समायोजन के लिए नली की लंबाई FO + FE होता है, यानी इसका सही जवाब ए होगा। 59 नंबर आइए, वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालने फॉर्मूला था ओमेगा बराबर μv घटा μr बटा μy -1, यानी इसका सही जवाब ए होगा। 60 नंबर आइए, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? दोस्तों ये जो है आपको रेले का नियम है, और रेले के नियम के अनुसार तीव्रता जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती में ये डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 आते हैं दोस्तों। XZA नाभिक में ए क्या होगा? दोस्तों ए जो हो गया वो आपको एटॉमिक मास शो करता है, यानी द्रव्यमान संख्या हो गया, ठीक है। जेड परमाणु संख्या होगा। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक U बराबर होता है दोस्तों। देखिए एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.6605 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। 63 नंबर आइए, रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? तो आप लोग जानते हैं n बराबर होता है n0 e⁻⁻λT। क्वेश्चन नंबर 64 आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक सही है? 99 को बाइंडिंग बदलोगे 2 से खिला करके, खाली 2 से खिलाना है। आवाज वर्णखंड केवल 2 से खिलाना है, बाइंडिंग बदलने के लिए केवल 2 से खिलाया जाता है। उसका सही जो आएगा आपको सी नंबर, ठीक है। तोड़ करके देख लीजिएगा, नहीं बनाने जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। देखिए रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर जो होता है वो पाई का समगुणज होता है, और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो पाई का विषम गुणज होता है। यहाँ पर आपको सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा आपको 2n पाई। 5 बराबर होता है 2n पाई, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 आते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना होगा? तो 1 मेगा होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सही जवाब ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सोडियम का कार्यफलन कितना होता है दोस्तों? दोस्तों सोडियम का कार्यफलन जो होता है वो होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिमाग स्थिर करके इसे ठीक कर लीजिएगा। नॉर गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? नॉर गेट के लिए इसका सही जवाब जो है y = a + b का अपोजिट है, ये सही जवाब है। 69 नंबर आइए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा b² यानी कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बी भी मतलब वर्टिकल का स्क्वायर, बी एच मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब बी है। 70 नंबर लास्ट है। समान ताप पर अपवाह वेग का मान की, अपवाह वेग मतलब हुआ अनुगमन वेग, ठीक है, जिसे संवहन वेग भी कहा जाता है। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। और यही बात कह देता कभी कभी कहा जाता इंस्टांटेनियस वेलोसिटी, यानी ताक्षणिक वेग क्या होगा, तब ये होता 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको कह रहा अपवाह वेग क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल आपको जो है इम्पोर्टेंट आपको 2 मार्क्स वाला 2 मार्क्स वाला बताएंगे, आप उसे याद जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अगर आप लोग नए चैनल पर आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।